हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है संधि, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हिंदी का शायद ही कोई ऐसा पेपर होता होगा जिसमें संधि का कोई प्रश्न ना आता हो। ठीक, कहने को देखा जाए तो बड़ी सरल सी लगती है, लेकिन किया जाए तो बड़ी कठिन लगती है। सबसे बड़ी चीज़ कि हमेशा ये माना जाता है कि चीज़ें जोड़ने में मुश्किल होती है, तोड़ने में आसान होती हैं, लेकिन संधि के मामले में थोड़ा सा उल्टा है। ये जोड़ने में आसान है, तोड़ने में कठिन है। जो गलतियाँ होती हैं ऐसे तोड़ने में ही होती हैं, मोस्टली तोड़ने में गलतियाँ होती हैं। तो शुरू करते हैं, नया टॉपिक है संधि। संधि शब्द में खुद एक संधि है जो बनती है सम प्लस धी। ठीक, संधि शब्द का अर्थ है जोड़। जोड़। तो आते हैं संधि की परिभाषा पर। संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विकार का अर्थ यहाँ पर परिवर्तन से है, यानी कि दो वर्णों के मिलने से शब्द में जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। बात आती है वर्णों के मेल की, क्योंकि हम तो जब संधि जोड़ते हैं तो हम तो हमेशा ये देखते हैं कि दो शब्द जुड़ रहे हैं, है ना। लेकिन असल में संधि में दो शब्द नहीं, दो अक्षर जुड़ते हैं, दो वर्ण जुड़ते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर धर्म प्लस अर्थ, तो मुझे दिखेगा कि मैं धर्म और अर्थ को जोड़ रही हूँ ना। मैं इसका अ, इसमें पीछे क्या है अ, और इसमें आगे क्या है अ। मैं केवल इन दोनों को जोड़ रही हूँ। इससे और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो भी होगा वो ऐसे कैसा रहेगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मुझे तो केवल दो वर्ण चाहिए, आगे वाले वर्ण का सबसे पीछे का वर्ण, आगे वाले शब्द का पीछे का वर्ण, और पीछे वाले शब्द का आगे का वर्ण। इन दोनों को मिलाकर बनता है आ, यानी कि शब्द बनेगा धर्मार्थ। वि प्लस अस्त। तो मुझे इस वी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि व प्लस ई है, मतलब इसका जो अंतिम अक्षर है वो ई है और इसका पहला अक्षर है अ। तो मुझे तो ई और अ जोड़ने हैं और ई और अ मिलके यह बनता है, यानी कि शब्द बनेगा व्यस्त। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने क्या जोड़ा है, यहाँ पर अ नहीं है, यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको वर्णमाला की क्लास में बताया था कि अगर किसी व्यंजन में से स्वर निकाल दिया जाए तो उस पर हलंत आ जाता है। तो यहाँ हलंत लगा हुआ है, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर स्वर नहीं है, अ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर है म और यहाँ पर क्या है ध। स्वर हमेशा बाद में होता है, यानी कि इसमें जो ई की मात्रा है वो बाद में आएगी, पहले आएगा ध। तो यहाँ पर मुझे म और ध को जोड़ना है, तो म और ध के मेल से पीछे वाला जो ध है उसका हमने पांचवा ले लिया है, उस वर्ग का पांचवा है न। ये हम नियम के अंदर जानेंगे, लेकिन मेल हमने इन दोनों का ही किया है। आगे इसमें कितने भी शब्द हों उनसे हमारा अक्षर हों उनसे कोई लेना देना नहीं है, पीछे कितने भी अक्षर हों उनसे कोई लेना देना नहीं है। संधि केवल दो वर्णों के बीच में होती है, दो शब्दों के बीच में नहीं होती। ठीक, इसके बाद में हम बढ़ते हैं। हमने लिखा संधि कहते हैं, ये तीन प्रकार की होती है।
ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार होते हैं संधि में। इन तीनों में से स्वर का मतलब क्या? 2 स्वरों का मेल, जो हमने अभी अभी जोड़ा था। व्यंजन संधि का अर्थ क्या है? व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल, मतलब व्यंजन के साथ स्वर भी हो सकता है, व्यंजन के साथ व्यंजन भी हो सकता है। एक तरफ कम से कम व्यंजन जरूर होगा इसमें, जैसे ये है, ये दोनों तरफ व्यंजन है यहाँ पर। और विसर्ग का अर्थ है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल। ये है इन तीनों संधियों की पहचान। स्वर संधि में केवल 2 स्वर होते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर भी हो सकता है, व्यंजन के साथ व्यंजन भी हो सकता है। और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर भी हो सकता है और विसर्ग के साथ व्यंजन भी हो सकता है। ठीक, तो हम पहले आते हैं स्वर संधि की ओर। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ये सॉरी, मैंने ये शब्द यहाँ पर गलत लिख दिया है। यह 5 प्रकार की होती है। कौन सी संधि? स्वर संधि। तो स्वर संधि में पहली आती है आपकी दीर्घ, दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी है और 5वीं है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार हैं किसके? स्वर संधि के। ये 5 ही प्रकार स्वर संधि के अंदर आते हैं। ठीक, तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले किसकी ओर? दीर्घ स्वर संधि की ओर। दीर्घ स्वर संधि का अर्थ क्या है? दीर्घ स्वर संधि का अर्थ है स्वर का दीर्घ हो जाना। ठीक है, इसमें अगर आ के साथ आ का मेल होता है तो बड़ा आ बन जाता है। ई के साथ ई का मेल होता है तो बड़ी ई बन जाती है। ऊ के साथ ऊ का मेल होता है तो बड़ा ऊ बन जाता है। और री के साथ री का मेल होता है तो री बन जाता है। हालांकि ये री जो है, ये बड़ा री जो है, ये हिंदी वर्णमाला में हमने नहीं पढ़ा है, हिंदी वर्णमाला का है भी नहीं, ये संस्कृत वर्णमाला का वर्ण है। लेकिन हिंदी वर्णमाला की हिंदी की दीर्घ संधि में इसका प्रश्न आ जाता है। हमें कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है कि अगर हम एक अ में अ मिलाएंगे तो भी बड़ा आ बनेगा, अगर हम एक अ में एक आ मिलाएंगे तो भी बड़ा आ बनेगा, अगर हम आ में अ मिलाएंगे तो भी बड़ा आ बनेगा, और आ में अ मिलाएंगे तो भी बड़ा आ बनेगा। यानी कि हम किसी भी तरीके से अगर एक अ के साथ दूसरा अ रखेंगे तो हमें बड़ा आ ही लेना है, यानी कि हमें स्वर को दीर्घ कर देना है। ठीक, मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ, तब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा नयन प्लस अभिराम, तो यहाँ पर क्या है? अ छोटा है ना, और यहाँ पर भी, तो ये दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नयनाभिराम। ठीक, उत्तम
प्लस आदर्श, अ प्लस आ, यहाँ पर छोटा है, लघु है, यहाँ पर दीर्घ है, लेकिन दोनों का मिलकर दीर्घ होगा तो क्या हो जाएगा? आ प्लस आ, दोनों तरफ दीर्घ है लेकिन फिर भी दीर्घ होगा। आ प्लस अ, यहाँ पर आगे दीर्घ है, पीछे लघु है, लेकिन फिर भी दीर्घ ही होगा। आप देख रहे हैं कि हमने हर तरीके से जोड़ के देख लिया। हमने दोनों तरफ लघु ले लिए तो भी दीर्घ हुआ, हमने आगे लघु पीछे दीर्घ लिया तो भी दीर्घ हुआ, हमने आगे दीर्घ पीछे दीर्घ लिया तो भी दीर्घ हुआ, और हमने आगे दीर्घ और पीछे लघु लिया तो भी दीर्घ हुआ। ये किसी भी दशा में जुड़ेंगे तो बनेगा सीधे सीधे दीर्घ वाला आ, दीर्घ संधि है भाई। ठीक, अब हम कुछ शब्द लेते हैं, जैसे हमने लिया ये, मैंने 3 शब्द लिए, 3 शब्द लिए। अब मुझसे इनका विच्छेद कराना है, इनको विच्छेदित करना है, इनको तोड़ना है। तो जैसा मैंने बताया कि गड़बड़ी सबसे ज़्यादा तोड़ने में होती है, तो मैं आपको एक छोटी सी एक ट्रिक मान सकते हैं आप, या एक तरीका मान सकते हैं संधि का। जब भी आप विच्छेद करें हमेशा उसको पीछे से तोड़ें। 99% पीछे से तोड़ने पर संधि आपकी सही जाएगी। ठीक, पहले पीछे वाला शब्द अलग करें कि वो क्या है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि संधि मेनली संस्कृत का टॉपिक है, संस्कृत में संधियों का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है, जितना हिंदी में नहीं होता। तो संधि के जितने भी शब्द होंगे वो एकदम शुद्ध वर्तनी वाले होंगे, इसमें हम कोई भी शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला नहीं रख सकते हैं। तो हमें शब्द भी शुद्ध चाहिए, और जहाँ तक होगा वो अर्थपूर्ण शब्द होगा। ठीक है, तो हम इसको पीछे से तोड़ेंगे तो हमें जो नज़र आ रहा है पीछे वो क्या आ रहा है? आंग। लेकिन आंग तो शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है? अंग। तो हमने पीछे क्या निकाला? अंग। अब जब मैंने संधि यहाँ से तोड़ी है तो सीधी सी बात है, पीछे मैंने अंग निकाला है तो आगे मेरे पास क्या बचेगा? उत्तम। यानी कि उत्तम प्लस अंग और अ प्लस अ मिल रहे हैं तो दीर्घ संधि है ये। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आते हैं, पीछे दर अगर निकालती हूँ तो आगे बचता है सा, और सा का तो कोई अर्थ नहीं है, अर्थ तो स का होता है। ठीक, तो हम पीछे क्या निकालेंगे? आदर। और आगे क्या रखेंगे? ये वाला जो अगर मैं लिखूँ तो इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये अगर मैं लिखती हूँ तो इसका अर्थ होता है सहित, यानी कि आदर सहित। ये एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है सहित। ठीक उसी तरह से यहाँ आते हैं, यहाँ पर क्या आएगा? पीछे आवास। आवास का मतलब आप जानते ही हैं, घर। और आगे आएगा कारा। कारा का अर्थ होता है बंदी, यानी कि बंदियों का घर, यानी कि बंदी गृह। ठीक, तो कारा प्लस आवास। तो इस तरीके से अगर हम संधि तोड़ेंगे तो हमारे संधि 99% सही जाएगी। संधि हमेशा आप पीछे से तोड़िए और पीछे वाला शब्द एकदम शुद्ध निकालिए, और जब पीछे वाला शुद्ध निकल आए फिर आगे वाले को शुद्ध करिए। ठीक, क्योंकि यहाँ से हम संधियाँ जो बनाई गई हैं, ये जो 5 संधियाँ क्रम से बनाई गई हैं, ये सरल से कठिन की ओर चल रही हैं। तो अभी हम पहले स्टेप पर हैं जो हमारा वो सरल स्टेप है। ठीक है, तो ये हो गए आपके अ के उदाहरण। मैं इनको मिटा देती हूँ। अब हम बढ़ते हैं ई की ओर।
ये देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ आप तक हर तरह का एग्जाम्पल पहुँचाने की। तो हमने पहला एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने गिरी प्लस ईश रखा है, यानी कि आगे हमने छोटी और पीछे बड़ी। छोटी और बड़ी का बिल्कुल क्रम यही रहेगा जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, चाहे हम इसमें ये जोड़ दें, चाहे इसमें ये जोड़ दें, चाहे इसमें ये जोड़ दें, चाहे इसमें ये जोड़ दें। ठीक, तो हमारा ई प्लस ई मिल के बनेगी दीर्घ, तो क्या हो जाएगा, गिरीश। ठीक उसी तरह से यहाँ पर दोनों तरफ लघु हैं तो इनका भी दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर आगे दीर्घ है, पीछे लघु है, तो भी दीर्घ होगा। और यहाँ दोनों तरफ दीर्घ है तो भी दीर्घ ही रहेगा। ठीक, तो कहीं पर भी कैसे भी दीर्घ स्वर अगर आता है, लघु आए या दीर्घ आए, चाहे आगे लघु हो पीछे दीर्घ हो, चाहे कैसे भी हो, हमें दोनों का मिलाकर क्या कर देना है, दीर्घ ही करना है। अब हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, इनको अलग करने के लिए, खंडित करने के लिए। देखिए, ये मैंने उदाहरण लिए पहले। तो जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि संधि हमेशा हम पीछे से तोड़ेंगे, तो हम पीछे यहाँ पे क्या निकालेंगे, ईक्षा। तो हमारा शब्द क्या निकला पीछे, ईक्षा। ठीक, और आगे क्या बचता है, अब आगे हमारे हिसाब से तो परी बचना चाहिए, परी, बड़ी वाला, और शब्द भी है परी। लेकिन परी जो शब्द है वो हिंदी का नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पर उस शब्द का प्रयोग हम कर नहीं सकते हैं। परी तो एक व्यक्ति के लिए कहते हैं ना हम, वो भी एक काल्पनिक है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा एक उपसर्ग, और उपसर्ग होता है परी, जिसका अर्थ होता है चारों ओर। ठीक, तो परी प्लस इच्छा यानी कि चारों ओर देखना। ठीक है, श्रीन्द्र, तो हमें इंद्र तो नज़र आ रहा है यहाँ पे, इंद्र, और यहाँ से संधि हम तोड़ रहे हैं तो पीछे क्या बचेगा, श्री, सॉरी, श्री प्लस इंद्र। इधर आते हैं, यहाँ पर हमें पीछे क्या नज़र आ रहा है, ईश, और आगे क्या लाएंगे हम, रजनी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि रजनी पर छोटी की मात्रा आएगी कि बड़ी की आएगी। ठीक उसी तरह से इधर आते हैं, यहाँ पर क्या है, इष्ट, और आगे क्या बचेगा। अब यहाँ पर दिक्कत हमें क्या है कि अभी भी एक शब्द है और अभी भी एक शब्द है, और हम दोनों शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अभी कोई अपने आप में पूर्ण शब्द नहीं है, इसका अर्थ होता है अब ही। और जब ये क्या है, ये एक उपसर्ग है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, अभी। ठीक, ये हो गई हमारे ई के उदाहरण। आगे बढ़ते हैं ऊ की ओर। हमने ई कर लिया, अ कर लिया, अब हम ऊ पे आते हैं। पहले तो मुझे जोड़ना है। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो ये देखिए, आगे छोटा है पीछे बड़ा है, तो हमारा बड़ा बन गया, बड़ा ऊ बन गया, दोनों दीर्घ हो गए। यहाँ दोनों तरफ लघु हैं
तो भी दीर्घ होंगे। यहाँ दोनों तरफ दीर्घ हैं तो भी दीर्घ होंगे, और यहाँ आगे दीर्घ पीछे लघु है तो भी दीर्घ होंगे। ठीक, अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल हम इन्हें तोड़ने के लिए। तो जैसा मैंने अभी लिखा था पहले उसी को ले लेती हूँ। देखिए, ये मैंने 4 एग्जाम्पल फिर से लिए। भानुदय सुनने में तो बड़ा गंदा सा लग रहा है, बड़ा गलत सा लग रहा है, लेकिन शुद्ध शब्द है, एकदम शुद्ध है। हमें क्या करना है, पहले पीछे वाला शब्द अलग करना है। पीछे क्या है, उदय। उदय तो हम जानते हैं, उदय। संधि हमने तोड़ी है यहाँ से तोड़ी है। आगे क्या है, भानु। अब ये हमें पता होना चाहिए कि भानु पर बड़ा हुआ आएगा या छोटा हुआ आएगा। तो हम सभी जानते हैं कि भानु जब लिखा जाता है तो उसमें छोटा हुआ आता है। भानु का अर्थ होता है सूर्य, यानी अर्थ क्या हुआ, सूर्य का उदय। इधर आते हैं, हमें पता है पीछे शब्द आएगा उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है बात। आगे है, यहाँ से संधि टूट रही है, यानी कि यहाँ पर भी ऊ की मात्रा होगी, कटु। अब कटु होता है या कटु होता है, ये हम सभी जानते हैं कि शब्द कटु होता है। कटु का अर्थ होता है कड़वा, यानी कि कड़वी बात। ऊष्मा, पीछे जो नज़र आ रहा है वो ऊष्मा है। आगे क्या बचेगा हमारे पास, धातु। और यहाँ पर पीछे क्या नज़र आ रहा है हमें, उपदेश। और आगे हमारे पास क्या बचेगा, गुरु। अब बात आती है कि गुरु में तो बड़े ऊ की मात्रा हो जानी चाहिए, यहाँ तो ही नहीं है। तो आप देखिए दोनों में अंतर है, ये छोटे ऊ की है और ये बड़े ऊ की है। ये आपका शब्द वर्तनी में भी आता है, इसमें बस इतना सा ही अंतर है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो मेरा शब्द गलत हो जाएगा, ये शब्द मेरा अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि र पर ऊ की मात्रा पीछे लगती है, और ऊ की मात्रा पीछे लगने के साथ जब बड़ी होती है तो वो दीर्घ, इसमें गुंडी आ जाती है। जब दीर्घ मात्रा हो जाती है तो उसमें गुंडी बनानी पड़ती है हमें। ठीक, ये हमारे ऊ के उदाहरण हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं री के साथ। पितृ प्लस ऋण। आप देखिए, जैसे हमने अभी तक अ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा लगाई, ठीक उसी तरह से ये है हमारी री की मात्रा। इसे हम री की मात्रा कहते हैं। तो हमें क्या करना है, री की मात्रा को, इन दोनों री को मिला के इसको दीर्घ कर देना है, यानी कि दोनों री की मात्रा मिला के दीर्घ कर देनी है। तो क्या हो जाएगी हमारी, ये वाली मात्रा हो जाएगी। बस इतना करना है हमें, दीर्घ मात्रा लगा देनी है, दोनों तरफ री लिखकर दीर्घ मात्रा लगा दी है। इसके शब्द तो आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर ये मात्रा आपको दिख जाए वहाँ सीधे सीधे मान लीजिएगा कि आपके दीर्घ संधि है, और ये इस तरीके से टूटेगी, क्योंकि ये मात्रा केवल तभी आएगी जब दोनों तरफ री मौजूद होगी। यानी कि आप बड़े आराम से दोनों तरफ री निकाल सकते हैं। ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान काम है। ठीक, तो ये हो गई हमारी यहाँ पर दीर्घ संधि कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं गुण संधि की ओर।
गुण संधि की ओर। गुण संधि का अर्थ क्या होता है? यानी कि हम अगर एक अ में एक ई जोड़ते हैं तो हमारी ए बनेगी, अगर हम इस अ में ये वाली ई जोड़ते हैं तो भी हमारी ए बनेगी, अगर हम इस अ में ये वाली ई जोड़ते हैं तो भी हमारी ए बनेगी, और इस अ में ये वाली जोड़ते हैं तो भी हमारी ये ए बनेगी। यानी किसी भी तरह से अगर हम आगे अ और पीछे ई लेते हैं तो हमारी एक ही ए बनेगी। कौन सी ए? छोटी ए। जैसे नर प्लस इंद्र, आ प्लस ई बराबर ए। कौन सी है? छोटी ए। आप देखिए यहाँ पर अ छोटा है, ई छोटी है, यानी कि दोनों तरफ हमारे लघु स्वर हैं, तो भी हमें क्या लेना है? ए को लेना है, दीर्घ स्वर को लेना है। ये दीर्घ स्वर तो है लेकिन ये दीर्घ समान स्वर नहीं है, है ना, ये संयुक्त स्वर है। समान स्वर वो थे जो अभी हमने दीर्घ संधि में समाप्त किए, ये संयुक्त स्वर आ गए हमारे। अ प्लस ई बराबर ए। यहाँ पर बड़ा आ है, यहाँ पर बड़ी ई है, तो भी हमारा यही बनेगा, शब्द बनेगा हमारा राकेश। यहाँ पर हमारा छोटा आ है, बड़ी ई है, तो भी हमारा यही बनेगा, शब्द बनेगा परमेश्वर। और यहाँ पर छोटा आ प्लस बड़ी ई है, तो भी हमारा शब्द बनेगा धनेश। ठीक, तो हम कैसे भी अगर एक अ के बाद एक ई जोड़ते हैं तो ये बनती है हमारी क्या? छोटी ए, एक संयुक्त स्वर। तो ये तो हमने जोड़ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं इनको तोड़ने के लिए। ये हमने 3 शब्द ले लिए, तोड़ते हैं, शुरू करते हैं। मैंने बताया था ना सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें अब हमारे लिए टफ होंगी, नई नई चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं पीछे क्या है? ईश्वर। ईश्वर तो शब्द नहीं है, शब्द तो ईश्वर होता है, तो हम ईश्वर शब्द अलग कराएंगे इसमें से। ठीक, ईश्वर शब्द हमने अलग कर दिया। संधि कहाँ से टूटी है? यहाँ से। और यहाँ पर क्या है? ए। इसका सीधा सा मतलब है अगर ए मौजूद है तो फिर आगे अ पीछे ई होगा। अब पीछे का ई हम अलग कर चुके हैं, यानी आगे निकलेगा हमारा अ, संधि बनेगी गुण। इसी तरह से यहाँ पर आते हैं, हमें पीछे क्या नज़र आ रहा है? ईश। ईश संधि यहाँ से टूटी है और यहाँ पर क्या है? ए, यानी आगे आएगा अ, यानी कि गण। इधर आते हैं, यहाँ पर भी हमें इंद्रिय नज़र आ रहा है, पर शब्द इंद्रिय नहीं इंद्रिय होता है। इंद्रिय होता है शब्द, हमने इंद्रिय शब्द अलग कर लिया। इधर क्या है? अब बचा रसन। रसन तो शब्द नहीं होता है, शब्द तो रसना होता है। रसना कहते हैं जीव को। तो यहाँ पर क्या आएगा? बड़ा आ, यानी कि आ प्लस ई, अ प्लस ई, अ प्लस ई। अब आप देख रहे हैं कि मैंने हर तरीके से और ई जोड़ के देख लिया, दोनों तरफ क्या बन रहा है? एक संयुक्त स्वर ए। तो ये हमारे गुण संधि का पहला नियम हमने यहाँ पर समाप्त किया। गुण संधि के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर 3 नियम आएंगे आपके। तो ये हमने पहला नियम फिनिश कर लिया है।
दीर्घ संधि हमने पूरी कर ली है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आराम से समझ में आ रही होगी, अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कोई समस्या आपको आ रही है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आया या कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक, इसके बाद के नियमों के लिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। इसके साथ साथ इसे कंप्लीट करने के साथ हम आगे और भी संधियाँ लेंगे। तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।